नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में कि भाई 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक्ट पास किया था, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये ध्यान रखना, सेकंड पार्ट इससे पहले वाले पार्ट में हमने 1833 तक एक्ट के डिस्कशन किया था। तो कहता है कि दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप सभी को पता होगा कि 1857 में जो है ना वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था हमारे देश में, ठीक है। और इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस आपका इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, सिपोही म्यूटिनी भी कहते हैं। दिस एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। क्योंकि इस एक्ट के बाद क्या हुआ था कि जो भाई ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कंट्रोल समाप्त करके, और ये कंट्रोल किसको दिया दिया गया था, तो बताएंगे ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। अगला कहता है देखो, इट अबोलिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड द रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अगला कहता है देखो, द फीचर ऑफ दिस एक्ट, इसके फीचर क्या क्या थे इस एक्ट के, तो वो देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ वाज टू बी गवर्न एंड इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। अब सबसे पहले कह दिया गया भाई जो इंडिया है ना उसको शासित किया जाएगा किसके नाम से, तो बताएंगे हम ब्रिटिश क्राउन के नाम से। एंड इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसराय ऑफ इंडिया। अब क्या किया गया, इस एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है, उसको किस में बदल दिया, उसको बदल दिया वायसराय में। और फर्स्ट वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे क्या कहता देखो, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट बाय अबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आप सभी को पता होगा कि हमने पहले पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये ध्यान रखना, दो निकाह बनाई गई थी, एक तो थी रेवेन्यू राइट्स के लिए और एक थी आपका ध्यान रखना एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। तो इन दोनों को समाप्त कर दिया जाता है और डबल गवर्नमेंट को क्या करता है, एंड कर देता है, ठीक है। अगला कहता है देखो, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देखो अब आपको पता होगा कि भाई इस एक्ट के द्वारा क्या काम हुआ, पहला तो वायसराय बनाया गया, दूसरा कि भाई डबल गवर्नमेंट समाप्त की गई, थर्ड क्या बताएंगे, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको सारा कंट्रोल दे दिया गया, ठीक है, भारत में शासन चलाने का। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। अब जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो लोकसभा होती है ना, ठीक है, इसके प्रति ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे ही ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, ठीक है, उसके लिए ध्यान रखना जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, ठीक है, ये क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। आगे कहता है एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति क्या था बेटा, जिम्मेदार था। आगे क्या कहता है देखो, इट इस्टाब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता होता है कि भाई गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसको किस में बदल दिया गया, वायसराय में। और वायसराय को असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाई गई जिसको कहते हैं हम क्या, वायसराय काउंसिल, जो कि 15 मेंबर्स की थी, ठीक है। सॉरी, वायसराय को असिस्ट करने के लिए नहीं, ये बनाई गई थी आपकी सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट, ठीक है। आगे क्या कहता है देखो, द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी। और इसका काम केवल ये था कि भाई जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ काम करता तो उसको एडवाइज करना, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। और इस काउंसिल का जो चेयरमैन था ना वो खुद कौन था, सेक्रेटरी बना दिया गया था, ठीक है। अगला क्या कहता है देखो, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए सेपरेट बॉडी। इसको क्या कर दिया गया, एक सेपरेट बॉडी बना दिया गया, ठीक है, कि भाई ये आपका क्या होगा कि ये सेपरेट रहेगा और ये किसके तरीके से काम करेगा, ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, ठीक है, अनुमति से काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगला क्या कहता है देखो, द एक्ट ऑफ 1858 वाज हावेवर लार्जली कन्फाइंड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी बाई विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन द इंग्लैंड। अब इसको केवल आप यहीं तक पढ़ें, ठीक है, कि भाई इस एक्ट के द्वारा जो है ना वो पहली बार ऐसा काम कर दिया गया था कि जो इंडियन इंडियन जो गवर्नमेंट थी ना उसको डायरेक्टली कौन रेगुलेट करेगा, तो बताएंगे इंग्लैंड से रेगुलेट होगी। और इंग्लैंड में भी कहाँ से, तो बताएंगे आपका पार्लियामेंट से, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। अगला जो हमारा एक्ट ध्यान रखना वो होता है इंडियन काउंसिल एक्ट। आप सभी को पता है कि 1858 में जो एक्ट हमारा पास हुआ था ना,
इसने क्या बना दी थी, स्टेट काउंसिल बना दी थी। तो अब जो कुछ एक्ट आएंगे ना उनको हम काउंसिल बोलेंगे, ठीक है, काउंसिल एक्ट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें काउंसिल का भी कुछ पार्टिसिपेशन है। तो कहता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये क्या कहता है, सबसे पहले देखें आप। ये कहता है कि आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट दैट द नेसेसिटी ऑफ द सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, इज़ नेसेसरी। इट मीन्स कि भाई इस एक्ट के बाद गवर्नमेंट ने महसूस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि भाई अगर हम देश में हमें भारत में रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भारतीयों का भी सहयोग लेना पड़ेगा लॉ बनाने में, ठीक है। आगे क्या कहता है देखो, अब फीचर क्या कहते हैं इस एक्ट के वो देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है आपका, इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ प्रोसेस। ये कहता है कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि भाई लॉ बनाने में है ना इंडियंस का भी क्या हुआ, पार्टिसिपेशन शुरू हो गया। अगला कहता है दैज प्रोवाइडेड दैट द वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। जो वायसराय था जिसके बारे में हमने पढ़ा है, तो जो वायसराय था ना ये कुछ लोगों को है ना, कुछ इंडियंस को है ना एज ए, आपका कह सकते हैं कि भाई आपका एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इसको नॉमिनेट कर सकता था। नॉन ऑफिशियलिटी में से कि भाई ये जो है ना ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से संबंध नहीं रखते। अगला कहता देखो, एंड इन 1862 द लॉर्ड कैनिंग देन द वायसराय ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स। और ये क्या करता है, 3 मेंबर्स को है ना इस काउंसिल में ऐड कर लेता है। वो 3 मेंबर्स कौन कौन से थे, तो फर्स्ट थे आपके राजा ऑफ बनारस, सेकंड थे आपका महाराजा ऑफ पटियाला, थर्ड कौन थे, सर दिनकर राव। ये 3 जो है ना ध्यान रखना, ये वायसराय की लेजिस्लेचर काउंसिल के सबसे पहले मेंबर बने थे तीनों। अगला क्या था देखो, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1833 का जो एक्ट था, ठीक है ना, 1833 का जो एक्ट आता है, ठीक है, वो क्या करता है कि बॉम्बे और मद्रास की जितनी भी आपकी लेजिस्लेचर पावर होती है ना, लॉ मेकिंग पावर, इनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि भाई उस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था आपका, कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। लेकिन ये क्या करता है, ये आपका उसके अलावा उसके साथ क्या हुआ था, सेंट्रलाइजेशन हुआ था। लेकिन ये एक्ट क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन को शुरू करता है, मतलब उनकी शक्ति उनको वापस दे देता है कि भाई आप अपनी क्षेत्र में खुद लॉ बनाइए, ठीक है। अगला क्या आता है इसमें, दैज रिवर्स द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ध्यान रखना, हमने पढ़ा है कि भाई लॉ मेकिंग पावर जो थी ना, आपसे पूछेगा डायरेक्टली कि सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो बताएंगे हम 1773 में, ठीक है। वापिस शक्ति कब दे दी गई, तो बताएंगे 1861 के एक्ट के द्वारा। अगला कहता है, दिस पॉलिसी ऑफ द लेजिस्लेटिव डिवोशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनॉमी टू द प्रोमिसेस इन 1937। अब कहता है कि भाई आपका ऑटोनॉमी कब दे दी गई, जो हमारे प्रांत है ना इनको भाई लॉ बनाने की, ये ऑटोनॉमी कम्प्लीटली कब मिल गई, तो बताएंगे 1937 में, ठीक है। आगे क्या कहता है देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कहा गया है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है गवर्नर की, वायसराय की सॉरी, लेकिन साथ साथ क्या कर दिया गया भाई कि कुछ प्रांत थे ना उनको भी बता दिया गया भाई आप अपने क्षेत्र में क्या करो, खुद का लॉ बनाओ। वो कौन कौन से प्रांत थे, तो बताएंगे बंगाल, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब। तो इनको ध्यान रखना, इनको क्या अधिकार दे दिया कि वह अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल आप बनाओ। और किस किस ईयर में दिया गया, तो बताएंगे कि 1862 में जो है ना वो बंगाल में बनी, ठीक है, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, और 1897 में आपकी कहाँ बनी, तो बताएंगे पंजाब में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इनका ईयर कि किस वर्ष कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी और किस एक्ट के द्वारा बनी। आगे क्या कहता है देखो, आगे कहता है, टीम पावर्ड द वायसराय टू मेक द रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन द काउंसिल। ये गवर्नर को जनशक्ति प्रदान करता है और लॉ अच्छे तरीके से बनाने के लिए उसके अनुसार। एंड ऑल्सो गिव ए रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम इट मीन्स क्या होता है, ये समझें आप कि भाई जैसे आपको पता है कि इंडिया में एट प्रेजेंट क्या पोर्टफोलियो सिस्टम है, इट मीन्स कि भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर कोई है, ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर कोई है, ठीक है, और हमारे आपका फाइनेंस मिनिस्टर कोई है। तो ये जो है ना पोर्टफोलियोज इट मीन्स मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रालय जो है ना दी गए हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ना उसको पहली बार मान्यता किस एक्ट में मिली, तो बताएंगे 1861 का काउंसिल एक्ट में, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैनिंग इन द 1859। अंडर दिस ए मेंबर ऑफ द वायसराय काउंसिल वाज
मेड द इंचार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड was authorized to issue the final orders on the behalf of the council on any matters। अब इसका मतलब समझ गए आप। जैसे आपको पता है कि इंडिया में वर्तमान में क्या है कि भाई जो हमारे एटॉमिक डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास। उसके अलावा पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, ये भी नरेंद्र मोदी के पास है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम ही है ना कि भाई एक व्यक्ति जो है ना वो एक डिपार्टमेंट का, एक से अधिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बन सकता है। तो ये पोर्टफोलियो की शुरुआत कब हुई थी, 1861 में। आगे कहता है देखो, it empowered the viceroy to issue the ordinance without concurrence of the legislative council during the emergency। The life of the such an ordinance was 6 months। अब ये एक्ट क्या करता है, ध्यान रखना, ये एक्ट जो है ना ये वाइसराय को है ना इमरजेंसी कंडीशन में क्या करता है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इज मीन्स कि लॉ बनाने की शक्ति देता है कि भाई बिना किसी की अनुमति के लॉ बना सकता है अगर इमरजेंसी की सिचुएशन कंट्री में आ चुकी है। और इस लॉ की आपके ध्यान रखना टेन्योर कितना होगा इस लॉ का, तो बताएंगे 6 मंथ। ये जो लॉ बनाया जाएगा नहीं 6 मंथ तक ही रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। अगला देखें एक्ट क्या कहता है। अगला कहता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, कि जो 1892 का जो एक्ट था ना उस एक्ट के क्या क्या प्रोविज़न थे, ठीक है। तो कहता है कि द फीचर ऑफ दिस एक्ट एज वर फॉलो। पहला कहता है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैम। अब देखो आपको सभी को पता होगा, हमने पीछे पढ़ा था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे ना वो पहले केवल ध्यान रखना जो आपका वायसराय था ना इसके काउंसिल में बड़े थे, लेकिन अब ये क्या करता है, ये सेंटर में भी और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे ना जो बंगाल के पढ़े थे हमने, वहाँ पे भी क्या करता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को बढ़ा देता है। अगला कहता है इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ये पहली बार क्या करता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना उसको पावर देता है कि भाई जो बजट पेश किया जाता है ना उस पर डिस्कशन किया जाए, ठीक है। बजट में से कि भाई जितने भी साल में जो आपका खर्चा हुआ है, ठीक है, उस पर जो आपका बजट आता है उस पर डिस्कशन की जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उससे क्वेश्चन भी कर सकती है कि भैया आपकी जो है ना ये बजट इस प्रकार से क्यों बनाया गया, इस पर इतना खर्चा क्यों है, ठीक है। तो ये अधिकार दिया गया। अगला कहता है इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वॉइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स। अब क्या कहते हैं ये एक्ट, ये एक्ट कहता है कि कुछ नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे ना उनको भी क्या किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और वो किसकी सिफारिश पे की गई, तो बताएंगे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर, और कुछ गवर्नर्स के द्वारा अपॉइंट की गई जो प्रांतों के आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके द्वारा। अगला कहता है इसमें एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड थे, ठीक है, जिले जो तो बनाए गए थे ना उनके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे उनके द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई। एंड द म्यूनिसिपालिटी एंड द यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन एंड जमींदार्स एंड द चैम्बर्स, ठीक है। तो धीरे धीरे ध्यान रखना है कि आपका क्या होता है हमारे देश में कि पार्लियामेंट्री फॉर्म शुरू हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे एक्ट देखते जा रहे हो कि अब भारतीयों को क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला कहता है देखो द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड द इनडायरेक्ट provision for the use of the election in the filling of the sum of the non-official seats both in the central and the provincial legislature council। ये क्या करता है, ये कुछ आपको इलेक्शन राइट भी देता है, ठीक है ना, इलेक्शन राइट भी देता है, ठीक है, विद सम एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन के साथ कुछ हमें वोटिंग राइट देता है। अगला क्या कहता है देखो द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज इन द एक्ट, द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज ए नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज, ठीक है। आगे क्या कहता है ध्यान रखना आपका, इंडिया तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा हमने बजट पे डिस्कशन करने का राइट मिला, तो बताएंगे कि एक्ट ऑफ 1892। आगे पूछेगा कि बताइए प्रोविंसेस में और आपका सेंटर में जो है ना वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या किस में बढ़ाई गई, तो बताएंगे 1892 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। आगे क्या कहता है देखो, अगला जो एक्ट है हमारा ध्यान रखना हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये क्या कहता है देखो इट दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज द मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, इसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि उस समय ध्यान रखना जो लॉर्ड मार्ले थे ना वो तो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, और जो आपका लॉर्ड मिंटो थे वो हमारे क्या थे उस समय हमारे वायसराय थे। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बताइए कि आपका लॉर्ड मार्ले, ठीक है, कौन थे, तो बताएंगे सेक्रेटरी, एंड लॉर्ड मिंटो उस समय हमारे वायसराय थे, ठीक है। और ये एक्ट कब पास हुआ था, तो बताएंगे 1909 में। अब इसके प्रोविज़न क्या क्या थे वो देखते हैं। तो
तो सबसे पहले कहता है कि इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस। देखो हम पढ़ रहे हैं कब से, 1858 से, कि भाई वहाँ पे गवर्नर की क्या बनाई गई थी, सेक्रेटरी की आपकी काउंसिल, वायसराय की काउंसिल। तो वहाँ पे जो है ना ध्यान रखना, सेंटर थी और यहाँ पे प्रोविंसेस भी बन गई। इन दोनों के नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज फ्रॉम 16 टू 60। इट मीन्स जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, उसमें मेंबर जो थे ना वो 16 से बढ़ के कितने हो गए, 60 हो गए। मतलब धीरे धीरे भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। अगला कहता है द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन ध्यान रखना जो आपका प्रोविंशियल काउंसिल था ना उसमें समान नहीं था, उसमें भी कुछ घटता बढ़ता रहा था। अगला कहता है इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। अब ये क्या करता है, ये सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना इसमें तो क्या होता है कि मेजोरिटी बनी रहती है, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। लेकिन ये क्या करता है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि ब्रिटिश से संबंधित नहीं थे, उनको भी क्या करता है, शामिल इसमें कर लेता है। आगे क्या कहता है, इट इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बोथ लेवल। ठीक है, अब ये कुछ फंक्शन भी दे देता है इनको कि भाई अपने इच्छा से अपने फंक्शन भी कर सके, ठीक है, दोनों को ही, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को और दूसरा ध्यान रखना आपका प्रोविंशियल काउंसिल को। फॉर एग्जांपल द मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब इसमें क्या किया गया, जो मेंबर्स थे ना, ठीक है, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे उनको भी दे दिया गया अधिकार कि भाई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट। और बजट पे कुछ भी रिजोल्यूशन ये आपका ध्यान रखना उसमें काउंसिल में पेश कर सकते हैं। अगला कहता है देखो फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर्स। देखो हमने पढ़ा था पहले कि भाई तो एक तो था आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और वो भी किसकी, तो बताएंगे वायसराय की। तो इसमें है ना एक व्यक्ति को शामिल किया गया, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन बना, तो बताएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही बिकेम द फर्स्ट, ठीक है, इंडियन टू जॉइन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही वाज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। ठीक है, इसको कानून सदस्य बनाया गया, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला कहता है देखो, इट इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स by accepting the concept of the separate electorate. Under this, the Muslim members were to be elected only by the Muslim voters. Thus, the act legalized communalism, and Lord Minto became the father of the Indian communal electorate. ठीक है, तो इसका मतलब समझे आप क्या होता है। ये कहता है कि भाई इस एक्ट ने क्या किया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दे दिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि भाई मान लो कि कोई मुस्लिम वोटर है, ठीक है, तो इसलिए मुस्लिम वोटर जो है ना, ठीक है, ये मुस्लिम वोटर है और ये आपका मुस्लिम कैंडिडेट है जो कि चुनाव में खड़ा है, तो इस मुस्लिम कैंडिडेट को जो है ना वोट देने का अधिकार केवल मुस्लिम वोटर्स को, ये ध्यान रखना, इसको केवल मुस्लिम वोटर चुनेंगे। अगला कहता है देखो, द मेंबर्स, और इसकी शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई, तो बताएंगे कि इस एक्ट की शुरुआत जो है ना इस प्रोविज़न की, वो 1909 के एक्ट के द्वारा की गई। और किसने की, तो बताएंगे लॉर्ड मिंटो ने। और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। आगे क्या कहता है देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड द यूनिवर्सिटीज एंड द। ये पहली बार क्या करता है भाई कि जो जमींदार थे, ठीक है ना, और जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ थे, इनका भी क्या करता है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन करता है कि भाई ये भी चुनाव में कुछ अपना भागीदारी कर सकते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज हमने पढ़ा है 1909 के एक्ट तक, ठीक है, और आने वाली वीडियो में हम इससे आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि भाई जो आगे जो एक्ट बनाए गए थे 1919 का एक्ट था उसमें इसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर